नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी आए कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पत्रकारों से हुए रूबरू। यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर लगभग 73 वाहनों से हटाई ब्लैक फिल्म। स्कूल वाहनों में बच्चों के 1 घंटे से अधिक समय तक न रहने का परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। और पितृपक्ष प्रारंभ होने से पूर्व ही काशी के पिशाचमोचन कुंड पर पहुंचने लगे लोग। वहीं कुंड के चारों ओर लगा गंदगी का अंबार। और अब खबरें विस्तार से। काशी आए कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रदेश के कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शहर के सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों से बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा को लगातार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएई के दौरे पर गए थे तो वहां पर कौशल विकास के नए नए आयामों को देखकर उसे अपनाने पर बल दिया था। उनकी इसी मंशा के अनुरूप प्रदेश में युवाओं को बेहतर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर विदेशों में मैन पावर के रूप में भेजने की योजना है। वाराणसी का करौदी आईटीआई कॉलेज को व्यावसायिक शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनाया गया है, जहां पर युवा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा होता था, इंडस्ट्रीज़ की मांग कुछ और होती थी और युवाओं को प्रशिक्षण कुछ और दिया जाता था। इसमें एकरूपता ना होने से युवा बेहतर रोजगार से वंचित रहते थे, मगर अब ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे इंडस्ट्रीज़ की मांग है वैसा ही प्रशिक्षण प्रदान कर उनको योग्य बनाया जा रहा है। यही नहीं बल्कि उनको इंडस्ट्रीज़ के अंदर भेजकर नवीनतम टेक्नोलॉजी की मशीनों पर कार्य कराना सिखाया जा रहा है, जिससे कि इस चीज़ को बेहतर युवा मिल जाए और युवा को बेहतर रोजगार प्राप्त हो जाए। कौशल विकास के क्षेत्र में प्रदेश निश्चित ही अग्रणी क्षेत्र में रहेगा। मंदिर जी काशी आना हुआ, क्या काशी विश्वनाथ की धरती को, गंगा मैया की पवित्र भूमि को सादर प्रणाम। निश्चित रूप से ये बहुत पवित्र भूमि है और हमारा आगमन भी यहाँ पर हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। व्यवसाय शिक्षा और कौशल विकास विभाग का मंत्रालय मेरे पास है। सुबह आके बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन किए, काल भैरव जी के नमस्कार, उनको प्रणाम किया। और अभी हमारी विभागीय समीक्षा है, तो हमारे जनपद, हमारे मंडल में जितनी आईटीआईज़ हैं, हमारे कौशल विकास के केंद्र चलते हैं, उनमें जाकर के कुछ लोगों में व्यक्तिगत जाकर के उनकी समीक्षा, उनसे बातचीत करने का हम काम करेंगे। व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास विभाग लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तेज़ प्रगति के साथ काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये लोकसभा क्षेत्र भी है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए और अधिक चैलेंज यहाँ पर है कि किसी प्रकार की असुविधा, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ के प्रशिक्षणदाता को, प्रशिक्षार्थियों को और यहाँ के हमारे युवाओं को असुविधा ना हो, बल्कि उनके लिए नए नए आयाम हम स्थापित करने का काम करें। उसी विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारी जो करौंदी आईटीआई है, उसके अंदर हमने यहाँ पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उसका बनाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यूएई के देशों के अंदर गए और वहाँ जा कर के उन्होंने बातचीत की और अनेक प्रकार के अवसर उन्होंने वहाँ पर देखे, तो उन युवाओं को यहाँ पर प्रशिक्षण करने का काम हमारे स्किल सेंटर के अंदर होगा और लगभग 1000 बच्चों को मैन पावर हम गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर भेजने का काम करेंगे। तो उनकी एजुकेशन, उनका लैंग्वेज ऐसा मिलाकर के वहाँ पे काम करने का काम होगा। वहाँ बहुत तेज़ी से उसके अंदर काम हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी हमारी आईटीआईज़ के अंदर आज मांग के अनुरूप, यानी जैसी इंडस्ट्री की डिमांड है, अभी तक होता ये था कि हम अपने बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम करते थे, इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और थी और प्रशिक्षण कुछ और होता था। तो ड्वेल सिस्टम के अंदर भी हमने ये किया है कि 1 वर्ष का प्रशिक्षण हम आईटीआई में और 1 वर्ष का प्रशिक्षण उसकी इंडस्ट्री के अंदर, ताकि वहाँ जाके जो लेटेस्ट मशीनें होती हैं, मॉडर्न मशीनें होती हैं, उन पर जाके वो काम कर सकें। इसके अलावा भी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसमें वहाँ से फीडबैक लेकर के कि वहाँ पे किस प्रकार के स्किल की या प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो उन युवाओं को वैसा ही प्रशिक्षण दे करके इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से, ताकि इंडस्ट्री को वो युवा मिल जाए और युवाओं को रोज़गार मिल जाए। ऐसा लगातार हमारा काम कर रहे हैं।
इसके अलावा भी जो हमारा कौशल विकास विभाग है उसमें भी जो लेटेस्ट आज की टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट की डिमांड है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ के अंदर उड़ेगा, तो निश्चित रूप से जब प्रत्येक मंडल को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा तो मेन पावर की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेटियों को, युवाओं को, उनको प्रशिक्षण करके हम एविएशन के साथ हम जोड़ रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। सोलर के अंदर अपार संभावना है, सोलर की डिमांड बहुत, अब नदियों में बाढ़ आती है तो ड्रोन से उसकी स्किल मैपिंग होती है। उसके अलावा फर्टिलाइज़र के अंदर खेती में कितना पानी देना, कितना बीज देना, कितनी दवाई देनी, कितना केमिकल देना, ये सारी चीज़ें ड्रोन से होती हैं। फिल्मांकन उससे होता है, वीडियो उससे बनती हैं। डिफेंस सेक्टर के अंदर सुरक्षा में बहुत बड़ा माध्यम आज ड्रोन बन गया है, तो ड्रोन में भी युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर, आईटी के अंदर, यानी बहुत सारे सेक्टर्स हमारे हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा युवाओं को, कई बार लोग बेरोज़गारी की बात करते हैं, जिन्होंने आकर के हमारे सेंटर्स पर, हमारे स्किल सेंटर्स पर आकर प्रशिक्षण लेने का काम किया और अच्छे से वो काम कर रहे हैं, अच्छे से मन से वो काम सीख रहे हैं, उनके लिए रोज़गारी कोई समस्या नहीं। आने वाला समय हमारे कौशल विकास विभाग का है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तैयारी की, घोषित की, उसमें भी इस विभाग को बहुत सम्मान और संरक्षण दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर युवा के हाथ में हुनर हो, उसी काम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि कौशल विकास से रोजगार देने का काम कर रहे हैं, तो कोरोना काल में जितने भी कौशल विकास में मतलब कि ट्रेनिंग कर रहे थे उनको नौकरी दी गई थी, लेकिन आज भी बेरोजगार अब हो गए हैं, 50 से अधिक बढ़ गई। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। रोज़गार तो मिला, अब रोज़गार मिलने के बाद जो प्राइवेट यानी कंपनी कोई है, एजेंसी कोई है, इंडस्ट्री कोई है, तो युवा को उसके प्रशिक्षण के आधार पर रखेगी। काम करने वालों की जो सबको है और नाकारे लोगों की जरूरत किसी को नहीं। जिन्होंने काम सीखा है, जो प्रशिक्षित हैं, ढंग से उन्होंने काम किया है, अच्छे से प्रशिक्षण लिया है, चाहे ITI में, चाहे कौशल विकास में, वो लगातार काम करें। और जिन्होंने वहाँ जा कर के काम नहीं सीखा और केवल सर्टिफिकेट पाया है, ऐसे लोगों को नौकरी से निकाला गया हो तो अलग विषय है। पर हमको लगता है कि जो हमारा काम लगातार चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग हमारे यहाँ चल रही है। हमारे यहाँ लगातार अब वर्तमान में ITI के अंदर भी और विकास केंद्रों पर भी हमने थंबिंग सिस्टम, यानी जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, बायोमेट्रिक के हिसाब से प्रेजेंस, उनकी वीडियोग्राफी वो लगातार चल रही है। आने वाले समय में ये दिक्कतें समाप्त होंगी और हम तेजी से उसको ठीक कर रहे हैं। यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर 73 वाहनों से ब्लैक फिल्म हटाई। पुलिस उपायुक्त यातायात दिनेश कुमार पुरी के निर्देशन में सोमवार को SUV वाहनों में लगी ब्लैक फिल्मों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया गया। वाहनों से काली फिल्म उतारने की यह कार्यवाही कमिश्नरेट के सभी सर्किल में चलाई गई। इस दौरान कुल 73 चार पहिया वाहनों से काली फिल्म उतरवाई गई और 56 गाड़ियों का चालान भी किया गया। गौरतलब है कि इसके पूर्व यातायात पुलिस ने मॉडिफाई साइलेंसर वाले वाहनों के खिलाफ भी जबरदस्त अभियान चलाया था। ADCP दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि सुव्यवस्थित यातायात संचालन के लिए इस तरह के अभियान समय समय पर लगातार चलाते जाते रहेंगे। स्कूल वाहनों में बच्चों के 1 घंटे से अधिक समय तक न ठहरने का परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया। परिवहन विभाग स्कूली वाहनों को लेकर सख्त हो गया है। विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें अब बच्चे 1 घंटे से अधिक समय तक स्कूल वाहनों में नहीं रहेंगे। स्कूल से घर पहुंचने में 1 घंटे से अधिक समय लगा तो स्कूल प्रबंधन इसका जिम्मेदार होगा और उन पर कड़ी कार्यवाही होगी। परिवहन विभाग ने इस संदर्भ में सभी स्कूल प्रबंधकों को नोटिस भी जारी कर दिया है। सर, एक आप लोगों की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि स्कूल वैन के कि 1 घंटे के अंदर में स्कूल से घर और घर से स्कूल का है, ये क्या प्रावधान है और क्यों लागू किया गया है? ये प्रावधान ये है कि जो भी स्कूली वाहन हमारे संचालित हो रहे हैं वो अपनी यात्रा में अधिकतम 1 घंटे में बच्चों को लेकर स्कूल आएँ। और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये प्रायः देखा जा रहा है दैनिक चेकिंग में कि स्कूली वाहन जो है 2-2 घंटे, 2.5 घंटे सड़कों पर जो है बच्चों को लेकर घूमते हैं और कलेक्ट करते हैं बच्चों को, तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो शासन के ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को अधिकतम 1 घंटे में उनके घर से स्कूल ले आया जाए और स्कूल से उनके घर पहुंचाया जाए, और इसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग जो है ये प्रावधान ला रहे हैं। इस तरीके की कभी शिकायतें आया करती थी जिसको लेकर के इस तरीके की क्या बैठक की गई थी या क्या किया गया था? हाँ, इस तरह की शिकायतें बराबर मिल रही थी। जो शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर माननीय विधानसभा की जो समिति बनी हुई है
उसके द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि बच्चों के जो है स्वास्थ्य को, शिक्षा को और उनके जो है भविष्य को देखते हुए अधिकतम 1 घंटे में बच्चों को उनके गंतव्य से उनके स्कूल तक ले आया जाएगा। सर, ये कब से लागू हुआ है और क्या सारे स्कूल तक नोटिस पहुंच चुकी है? ये प्रावधान लागू है और सभी स्कूलों को हम लोगों ने नोटिस दे दिया है और अगले आने वाले 2 महीनों में हम लोग 100% उसको सुनिश्चित कराएंगे। सर, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उन स्कूली वाहनों को चिन्हित करके जिनकी वाहनें इस अवधि का उल्लंघन कर रही हैं, 1 घंटे से ज़्यादा, कहीं 2.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लग रहे हैं, उनको चिन्हित करके स्कूल प्रबंधकों को हम लोग सचेत करते हुए और नहीं तो वाहनों को निरुद्ध किया जाएगा और स्कूल के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। पितृपक्ष प्रारंभ होने से पूर्व ही काशी के पिशाचमोचन कुंड पर लोग पहुंचने लगे हैं। वहीं कुंड के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वाराणसी में पिशाचमोचन कुंड पर प्रतिवर्ष होने वाला पिंडदान 11 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसे देखते हुए अभी से ही भीड़भाड़ आनी शुरू हो गई है। भीड़ को देखते हुए कुंड के महंत मुन्नालाल पांडे ने बताया कि कोरोना काल में लोगों का आवागमन नहीं हो सका, किसी ने अपने पितरों का पिंडदान नहीं किया। इस वर्ष अपार भीड़ होने की संभावना है, लोगों का अभी से आना शुरू हो गया है। वहीं पूरा पिशाचमोचन कुंड सहित आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम से लोगों ने मांग किया कि पिंडदान से पहले साफ सफाई की व्यवस्था कर दी जाए, नहीं तो दूर दराज से आए लोगों को काफी समस्या होगी। गुरुजी, कोरोना काल 2 साल बीत गया, उसके बाद अब लोग आएंगे, किस तरह से व्यवस्था है, कब से ये शुरू हो रहा है पितृपक्ष? कोरोना काल 2 साल के बाद इस साल बहुत बम्पर भीड़ होगा, बहुत भीड़ होगा। हर प्रांत से, हर जिला से बहुत यात्री आएंगे। यहाँ जो भी व्यवस्था कर रहा है ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, प्रशासन से कोई व्यवस्थाएं नहीं यहाँ पर। बहुत करेंगे, साफ सफाई करेंगे और यात्रियों को पीने के लिए पानी है, लैट्रिन है। बूढ़े 80 साल, 60 साल, 65 साल के आते हैं, बस से आते हैं, इसकी खड़ी होने का कोई वो नहीं है यहाँ व्यवस्था। लगभग कितना भीड़ होगा? समझ लीजिए कम से कम इस साल बहुत भीड़ है। जहाँ से 100 यात्री निकलने वाले तो वहाँ से 1,000 यात्री निकल रहे हैं। कितने तारीख से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, कब समाप्त? पितरपक्ष से 4 रोज पहले अब तो शुरू हो चुका, क्योंकि आज इलाहाबाद यात्री आ चुके होंगे, क्योंकि इधर परछां वाले ये सब 5 रोज 4 रोज पहले चलते हैं। आज इलाहाबाद आकर के कल से काशी में भीड़ होना शुरू होगा। कब से शुरू होगा? कल 11 से 11 तारीख से। हाँ। कब समापन होगा? 25 को। तो गुरु जी, इस तरह का पूजा पाठ करने से पिशाचमोचन कुंड को किस तरह का लाभ मिलता है? साहब, आस्था बहुत बड़ा है। हिंदू में मरने वाले जितनी संबंध है उतना कोई इंडिया देश में नहीं है। इसलिए जिसके माता पिता है, कोई अकाल मौत है, कोई पितृदोष है, इसलिए श्राद्ध करने लोग आते हैं कि मुक्ति हो। तो घाट पर गुरु जी काफ़ी गंदगी है, क्या प्रशासन से कुछ मांग करेंगे? जरूर करूँगा कि प्रशासन यहाँ चूना, पानी और साफ सफाई करे। न करेगा कल बढ़ सकता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पत्रकारों से रूबरू हुए। वाराणसी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार पाठक ने अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया, हम काशी के प्राथमिक विद्यालय को नए रूप में विकसित करेंगे और वहां पढ़ रहे बच्चों को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों के पठन पाठन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा कक्षा 8 पास बच्चों हेतु राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा को अधिक से अधिक बच्चे उत्तीर्ण कर पाएं, इसके लिए बेसिक शिक्षा के अध्यापकों के साथ मिलकर एक टीम बना रहे हैं। वो टीम इस तरह से कार्य करेगी कि अधिक से अधिक बच्चे सफल हो सकें। हम लोगों का लक्ष्य इस समय एकेडमिक पे ज़्यादा है। हम लोग अपने बच्चों को निपुण लक्ष्य के अकॉर्डिंग उनका लर्निंग आउटकम ठीक करने पे हम लोगों का ज़्यादा फोकस है और बच्चों के पठन पाठन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमने कक्षा 8 पास बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा होती है, जिसमें बच्चों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। तो उसमें हम अपने यहाँ के बेसिक के अध्यापकों के साथ मिलकर के एक टीम बना रहे हैं और वो टीम जो है इस तरह से कार्य करेगी कि हमारे अधिक से अधिक बच्चे जो है इस परीक्षा को क्वालिफाई करें, जिससे उनकी पढ़ाई आगे सतत अनवरत रूप से चलती रहे। बात करें सर, अभी आपने कुछ बताया कि जिस तरह से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं जो हर प्रतिभा में काबिलियत होती है, कोई डांस होता है, तो उस तरह के बच्चों को भी आप खोज के निकाल के कुछ कराने की सोच रहे हैं?
हाँ, हमने देखा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, जिसमें 20 बच्चे अलग अलग विधाओं के जानकार बच्चे थे, जिनके अंदर अलग अलग विधाओं की प्रतिभा थी। तो इस तरह हम लोगों ने पूरे जिले में प्रयास हम लोगों का है कि हर अध्यापक के माध्यम से जो उनके बच्चे विभिन्न कलाओं में, विभिन्न विधियों में, जैसे कुछ बच्चे लेखन में अच्छे होंगे, कुछ गायन में अच्छे होंगे, कुछ गणित में अच्छे होंगे, कुछ विज्ञान में अच्छे होंगे, तो जिस भी विधा में जो भी बच्चा अच्छा होगा, उसको चिन्हित करके उस विधा में उसको आगे ले जाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं। बात की जाए जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालयों पे फोकस ज़्यादा दे रही है, जिस तरह से दिल्ली में मंत्री जी ने ट्वीट करके हमेशा अपने दिल्ली का बताते रहते हैं, यूपी में भी उस तरह से योगी सरकार कर रही है। तो आपके माध्यम से बनास में किस तरह से प्राथमिक विद्यालयों को बढ़ाएंगे? हम लोग अभी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बनारस में बहुत बेहतरीन काम हुआ है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं दी गई हैं। आधारभूत संरचना में टॉयलेट की सुविधा, बाउंड्री वाल की सुविधा, कैंपस एकदम ग्रीन है। सभी स्कूलों में इको क्लब का गठन किया गया है, बच्चों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक किया गया है, हरा भरा कैंपस बनाया गया है। इसके अतिरिक्त TLM और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है, डेस्क बेंच फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है। कुल मिलाकर के इधर के वर्षों में आप देखेंगे तो 2-3 वर्षों में बनारस का पूरी तरह से कायाकल्प हो गया है और शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हम लोग निश्चित रूप से हासिल करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanassi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. English medium CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch, Gejagar branch, opposite petrol pump. Second branch, Ramapura branch. Third branch, Mahesh Nagar colony at Lanka, Samne Ghat. And fourth branch, Gurudham branch near Ram Janki Mandir, Varanasi. Contact 240-3439, 2451-900, 9335-130-134 and 879903-4701. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, डोमरी रामनगर वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोहता SHO की कार्य प्रणाली पर एक महिला ने उंगली उठाई। कहा, यदि SHO का तबादला नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। लोहता थाना अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें गर्भवती महिला को एक महिला द्वारा ईंट से मारा गया है। वहीं लोहता थाना प्रभारी का कहना है कि किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं है। वहीं वीडियो में साफ दिख रहा है कि हॉस्पिटल की नर्स की दबंगई रोकने गई महिलाओं को मारा पीटा गया। थाना प्रभारी पीड़ित पक्ष का कोई कागज भी देखने से मना कर रहे हैं। हमारा नाम नजराना है और ये ज़मीन जो है 267 और 268 तालाब है और 267 भीटा है। इनको कुछ भूमाफियाओं ने क्या किया कि गैर तरीके से इस पे अपना नाम अंकित करके प्लाटिंग करके बेच दिया। और उससे पहले ही हमारे घर का रास्ता इधर से आना जाना हम लोगों का था। उसके बाद भी इन्होंने क्या किया कि इसको बेच दिया, जिसमें से मदन जायसवाल भूमाफिया, सतीश कुमार त्रिपाठी भूमाफिया और श्रीन अंसारी भूमाफिया, इन लोगों ने ज़मीन लेकर और अवैध निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने किया भी है। जो हॉस्पिटल उनका चल रहा है इस समय, तो हमारी अम्मी हाई कोर्ट में ये मामला चला गया है क्योंकि DM साहब ने 2009 में ही इसके पूरे बैनामे को खारिज कर दिया था, जिसमें ये भूमाफियाओं ने क्या किया कि हाई कोर्ट चले गए। वहाँ पे ये मामला अभी भी विचाराधीन में चल रहा है और मेरी मम्मी उसमें पार्टी बनी है। पार्टी के नाते ये लोग क्या मामला हुआ मामला ये है कि ये लोग SO को, थाना लोहता को खरीद कर पैसा देकर यहाँ पे निर्माण कराने जा रहे हैं। क्या SO लोहता भी आते हैं यहाँ? हाँ, यहाँ पर आए हैं। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि हम करवाएंगे, तुम DM के यहाँ जाओ, SDM के यहाँ जाओ, क्या नाम है, जाओगी कंटम वहाँ करने, हाई कोर्ट जाओ, हम देख लेंगे, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और हम लोग मारपीट भी हम लोगों के साथ हुआ, सब लोहता थाने ने ही करवाया हम लोगों के साथ। जब हम उनके पास गए हैं, तो हमको कह रहे कि हम क्या करें, जाओ मारपीट करो। क्या नाम है आपके इंस्पेक्टर का? राजेश त्रिपाठी SHO हैं लोहता थाना के, और अश्वनी दरोगा और संदीप दरोगा। किनको मारे हैं वो लोग? ये ईटा दरोगा साहब ने खुद आके गिरवाया यहाँ पर। अश्वनी कौन सी चौकी लगी है? लोहता थाना, और कैमरा भी SO साहब ने आके यहाँ लगवाया है। जिन लोगों को मार रही थी वो महिलाएं कौन थी? डॉक्टर सिरीन की नर्सें थी, सब दाई नर्स, कंपाउंडर, यहाँ त्रिपाठी भी खड़े हुए थे, यहाँ मदन भी हैं, सब मौजूद थे। उन लोग गर्भवती महिला को मारा गया था ये इनको। कितने महीने की गर्भवती है? 6 महीना। कौन मारा है आपको? हमको दाई मारी या मार खिलवाया गया है। कहाँ मारी? मदन पेट में ईंटे से और ये हाथ पर। हाथ में। पुलिस मौजूद थी वहाँ पर जिसमें झगड़ा हो रहा था? उस टाइम पुलिस तो थी नहीं, ये लोग थाने से सूचना दी थी क्या पुलिस को? जी, तो क्या हुआ? अप्पी गई थी देने के लिए। तो क्या हुआ? तो पुलिस यहाँ पे कोई कुछ कार्रवाई नहीं की। कहीं हम क्या करें, जा रहे हो मारे ने, हम क्या कर सकते हैं यहाँ। सर ये है कि अगर ये 3 SHO और दरोगा साहब यहाँ अगर रहेंगे तो हमारी हत्या हम लोगों की निश्चित है, क्योंकि सुबह में ही एक तो कल उनके सामने ही सब ये चीज़ घटनाएं हुई, और जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि ऐसा कोई मैटर नहीं है, कौन आया, कौन कागज़, बस कागज़ मंगवाते हैं, कोई हम लोग का कागज़ फेंक देते हैं उठाकर, कहते हैं ऐसा पिटारा हमने बहुत देखा है, जाओ DM के पास दौड़ो, जाओ SDM के पास, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और 112 नंबर आज सुबह में आई है, वही लोग बुलवाए हैं, और उन्हीं लोग के सामने ये बालू मिट्टी गिरा है। जब हमने रोक किया तो उन्हीं के सामने मदन कुमार जायसवाल भूमाफिया ने हमको कहा कि तुमको जलाकर यहीं फूंक देंगे, तुम ही यहाँ की सबसे बड़ी रोड़ा हो, क्योंकि हम यहाँ पे स्कूल में जाते हैं पढ़ाने, मेरा आए दिन रोज़ का कंटिन्यू आना जाना रहता है, तो इन्होंने कहा कि तुम्ही को फूंकना है हमको, अब फूकेंगे हम तुमको। रामनगर से कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल मेडिकल कराने पहुंचे युवक ने घूस की मांग किए जाने का आरोप लगाया। रामनगर से एक व्यक्ति मेडिकल के लिए कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल पहुंचा। व्यक्ति का आरोप था कि कुछ लोगों द्वारा उससे 2500 रुपये घूस मांगी गई थी। उसने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। वहीं जब SIC से बात करने मीडिया पहुंची तो उन्होंने नई नियुक्ति का हवाला दिया।
हालांकि व्यक्ति जिन लोगों पर घूस मांगने का आरोप लगा रहा था, मौके पर वहां पर कोई मौजूद नहीं था। क्यों आए थे चौरा ये? जी, मैं कल भी मेडिकल कराने के लिए कपिल चौरा आया था इनको लेके, और आज भी मैं आया हूं, अभी तक मेडिकल हुआ नहीं है। किस तरह के पैसे की मांग हो रही है यहाँ? जी, मेडिकल कराने के लिए मुझसे एक दो लोगों ने 2500 रुपये बोला, दीजिए तो हम मेडिकल करा देते हैं। तो जब पैसे से हो सकता है तो बिना पैसे के क्यों नहीं होगा? पैसा की डिमांड कौन कर रहा है आपसे? पैसे की डिमांड एक दो लोग किए थे, वो अभी दिख नहीं रहे हैं मुझे, इधर ही थे। राजघाट स्थित श्री जोगीवीर बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। राजघाट स्थित श्री जोगीवीर बाबा का भव्य वार्षिक श्रृंगार व विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाकर पूजन अर्चन कर प्रसाद वितरण किया गया। आयोजकों ने बताया कि यह स्थान बहुत ही प्राचीन है, यहाँ मांगी हुई मुरादें अवश्य पूरी होती हैं। हर वर्ष यहाँ पूजन अर्चन के साथ विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति रात भर होती है। इस अवसर पर कन्हैया बाबा, विनोद अग्रहरि, विनय कांत सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। किस तरह का बाबा का श्रृंगार चल रहा है? आज यहाँ जोगीवीर बाबा का वार्षिक श्रृंगार एवं विवाह का आयोजन किया गया है और भंडारे का भी 2 दिन बाद विवाह आयोजन हो रहा है। हर साल की भांति विगत कई वर्षों से चल रहा है यहाँ पे, और समाज में काफ़ी लोगों का योगदान होता है। यहाँ आसपास के लोगों को जो मंदिर में सहयोग करना चाहती है, बहुत अच्छी तरीके से जो है व्यवस्था होता है और प्रोग्राम अनवरत चलता रहता है। कितना पुराना मंदिर है और किस तरह के फल की प्राप्ति होती है लोगों को यहाँ? पुराना मंदिर तो बहुत है, प्राचीन मंदिर है। इसका कहीं न कहीं जो है लोग 5वीं पीढ़ी 4थी पीढ़ी से भी इसका जो है उल्लेख करते हैं। कई पीढ़ियाँ बीत गई है, तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बड़े पुराने लोग जुड़े हैं, समाज से भी हैं, काफ़ी जो है दूर से लोग आते भी हैं यहाँ पे। कोयला माफिया उमेश सिंह का कीमती भूखंड व उस पर बने 2 मंजिला मकान को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर लिया। मऊ जनपद के सदर विधानसभा के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह के अत्यंत नजदीकी व मन्ना सिंह हत्याकांड में सह अभियुक्त कोयला माफिया व त्रिदेव ग्रुप के मालिक उमेश सिंह का कीमती भूखंड व उस पर बने 2 मंजिला मकान को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर लिया है। बताते चले कि पुलिस के द्वारा आपराधिक माफिया व उनके गुर्गों के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही के क्रम में भारी पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह के अत्यंत नजदीकी व मुख्तार अंसारी के साथ 2009 में हुए मन्ना सिंह हत्याकांड में सह अभियुक्त रहे त्रिदेव कंस्ट्रक्शन व त्रिदेव कोल डिपो एवं त्रिदेव ग्रुप के मालिक कोयला माफिया उमेश सिंह का भुजौटी स्थित आवास भी जब्त कर लिया है। इस संबंध में मऊ के पुलिस अधीक्षक ने आख्या जिलाधिकारी को संस्तुति पत्र प्रेषित किया, जिस पर जिलाधिकारी अरुण कुमार ने उमेश सिंह की अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था, जिस पर पुलिस ने उस जमीन को कुर्क कर दिया। बाद संख्या 1893/22 दिनांक 6/9/22 को जिलाधिकारी महोदय मऊ द्वारा उमेश सिंह पुत्र स्वर्गीय रामवृक्ष सिंह निवासी इलाद थाना सराला घंसी जनपद मऊ के रहने वाले हैं, उनके विरुद्ध धारा 14(1) में इनकी संपत्ति आराजी नंबर 13 जिसमें 1530.9 वर्ग मीटर, ताराजी नंबर 17 में 587 कड़ी में 97 कड़ी में 298 कड़ी व 56 कड़ी तथा इनकी पत्नी शीला सिंह के नाम 242 कड़ी उसी आराजी में, और उस पर 2 मंजिला 2 भवन बने हुए हैं। उसको जो अवैध धन से अर्जित संपत्ति से धन से निर्मित किए गए उसको कुर्क किया गया है। नियमानुसार एसडीएम महोदय मौजूद हैं, थानाध्यक्ष कोतवाली, सराय लखनसी, दक्षिण टोला, अन्य फोर्स, नायब तहसीलदार साहब मौजूद हैं और बाकी नियमानुसार कार्रवाई इसमें 14 वन की जिलाधिकारी महोदय मऊ के आदेश पर की गई है, जिसका बाजारू मूल्य करीब 47 करोड़ रुपए आका गया है। देखिए, जनपद मऊ में जो रजिस्टर्ड अंतर्राज्यीय गैंग है, इंटर स्टेट गैंग 191, उसमें मुख्तार अंसारी लीडर हैं और उसमें इनके ये सहयोगी उमेश सिंह हैं जो जनपद के रजिस्टर्ड कोयला माफिया भी हैं। इनकी कंपनियां त्रिदेव कंस्ट्रक्शन और त्रिदेव कोल डिपो इत्यादि हैं। इन्हीं का जो भुजौटी क्षेत्र में स्थित एक आवासीय भूखंड, उस पर निर्मित एक भव्य मकान और 2 जो जमीन के भूखंड हैं, उनकी आज 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है। ध्यातव्य है कि 2021 में इसी आवासीय भूखंड
के सरकारी जमीन पर बनाए जाने के कारण इसमें आंशिक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी पीछे की तरफ की गई थी, परंतु उसको इनके द्वारा ठीक करा लिया गया था और इस आलीशान मकान का इनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो आज कुल संपत्ति अटैच हुई है उसकी जो कीमत है वो लगभग 46 करोड़ के ऊपर है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अवैध धन से कमाई गई हैं या माफिया गतिविधियों से कमाई गई हैं, उन पर लगातार एक्शन चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशियाई कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पत्रकारों से हुए रूबरू। यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर लगभग 73 वाहनों से हटाई ब्लैक फिल्म। स्कूल वाहनों में बच्चों के 1 घंटे से अधिक समय तक न रहने का परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। और पितृपक्ष प्रारंभ होने से पूर्व ही काशी के पिशाचमोचन कुंड पर पहुंचने लगे लोग, वहीं कुंड के चारों ओर लगा गंदगी का अंबार। तो इतिहास के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।